If anybody can confirm if the screen is visible or not. Yes, Yes, it is visible. Thank you parents. Okay, so अभी आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन करने से पहले एक और चीज मैं इंट्रोड्यूस कर दूं कि हमारे जो भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स अवेलेबल है उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स आर फर्स्ट टाइम पेरेंट्स एंड जिसके आई मीन जिन लोगों के बच्चे मैक्सिमम आई थिंक सो 12 मंथ्स टू 15 मंथ्स की उम्र में है. सो एवरेज ये हमारे पास रेशियो है एंड डेफिनेटली हमारे पास 2.5 इयर्स की एज तक के भी पेरेंट्स अवेलेबल है. बट कभी कभी कुछ कुछ चीजें ऐसी होगी कि हमारा फेज ऑलरेडी गुजर चुका है. So I think so we can consume those information and we can pass on information to others. तो आज का टॉपिक अगर इंट्रोडक्शन दे हम तो अंडरस्टैंडिंग द न्यूबॉर्न. बेसिकली हमें न्यूबॉर्न को कैसे अंडरस्टैंड करना है और पेरेंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो पेरेंटिंग इम्पोर्टेंट क्यों है प्लस कौन से इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स है जैसे कि बच्चों के डाइट हो गया, बच्चों का स्लीपिंग पैटर्न हो गया, बच्चों के लिए हम जो भी अलग अलग मटेरियल लेके आ रहे हैं तो वो चीजों में क्या क्या चीजों का हमें ध्यान में रखना है वो सारी चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे. तो यस द टैगलाइन सेज टेक द डेवलपमेंटल जर्नी फॉर यू एंड योर चाइल्ड. तो आई एम श्योर कि ये जितने भी 7 to 8 हमारे डिफरेंट सेशंस हैं वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट होंगे ही. तो आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर रेडी टू टेक दिस जर्नी एंड लेट्स बिगिन विद द जर्नी. तो यस ये सेशन में हम लोग कैसे जाएंगे उसके बारे में अगर बात कर लूं तो अभी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स क्या है तो स्पेसिफिक एज में हमारा बच्चा एक स्पेसिफिक एक्टिविटी कंप्लीट करता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मान ले तो बच्चा कौन सी एज में बोलना सीखता है, बच्चा कौन सी एज में ऐसा चलना सीखता है, थोड़ा थोड़ा पकड़ के चलता है, कौन सी एज में वो स्माइल करना शुरू करते हैं, कौन सी एज में वो फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं. तो ये सारी चीजें डेवलपमेंटल माइलस्टोन में आपको अपने बच्चों की एज ग्रुप के हिसाब से मिल जाएगा. अगर आपका बच्चा 6 महीने का है तो आप वो कंसिडर करना और 6 के आगे वाला कंसिडर करना. सो नेक्स्ट टाइम हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो हम लोग फॉलो करते हैं. और उसमें बहुत बार ये भी होगा कि शायद कुछ कुछ बच्चे वो स्पेसिफिक एज ग्रुप में जो भी सारी एक्टिविटीज लिखी है वो अभी तक उन्होंने की नहीं है. तो पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे जो भी स्पेसिफिक चीजें लिखी होगी उसमें आप थोड़े से आगे पीछे टाइम कर लेना. 1 महीना 2 महीना थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा बट बहुत ज्यादा लेट हो रहा है तो हमें कंसर्न लेना पड़ेगा, कंसर्न करना पड़ेगा और आई थिंक सो तब डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी. अदरवाइज कंसर्न का कोई एरिया नहीं है ना. तो ये सेशन कंप्लीट होने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट मिल जाएगा. एंड फॉर द होल ट्रेनिंग अगर ट्रेनिंग की ही बात करें तो ट्रेनिंग में हम लोग आज का इंट्रोडक्टरी सेशन में भी काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. एंड अपार्ट फ्रॉम दोज थिंग्स हम लोग बात करेंगे उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जैसे कि उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, देन उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, उनका मेंटल डेवलपमेंट हो गया. तो ये सारे अलग अलग डेवलपमेंटल एरियाज में हम बच्चों के साथ क्या क्या एक्टिविटीज फॉलो कर सकते हैं, हम कौन से टॉयज वगैरह उनको दे सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. प्लस जैसे हमने ऑलरेडी बात की बिहेवियर डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में, उनकी कोई हैबिट अगर कल्टिवेट करनी है तो उसके लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है तो वो भी हम देखेंगे आगे के सेशंस में. एंड देन एक्टिविटीज कैसे प्लान कर सकते हैं एज पेरेंट्स. हम सबको बच्चों को टॉयज देना तो मालूम है बट टॉयज के साथ साथ बच्चों के साथ कौन सी एक्टिविटीज करवाए हम तो वो एक्टिविटीज कब कितना यूजफुल रहेगी, कौन सी एज में कौन सी एक्टिविटी करवा सकते हैं, एज पेरेंट्स कौन सी एक्टिविटी प्लान आउट कर सकते हैं विद लीस्ट रिसोर्सेज. घर में जो भी चीजें अवेलेबल है वही सारी चीजों के साथ साथ बच्चों को क्या क्या चीजें करवा सकते हैं वो चीजें देखेंगे. और उसी में हम लोग इनोवेटिव गेम्स कैसे खेल सकते हैं, कब हमें रूल्स इंट्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे. एंड लास्ट में हम बात करेंगे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट. यानी बच्चे सिर्फ और सिर्फ मदर्स या तो फिर फादर्स के पास नहीं रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हैं, अलग अलग दूसरे केयर गिवर्स के पास होते हैं. अगर जॉइंट फैमिली है तो उनके चाचा चाची भी होंगे और अलग दूसरे लोग भी होंगे प्लस उनके सिबलिंग्स भी होंगे. तो जब बच्चा ऐसे अलग अलग लोगों के साथ है तो उनका इन्वॉल्वमेंट हम कैसे ले सकते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रोसेस में, तो वो सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे. तो आज के सेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, हमें क्यों पेरेंटिंग के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है. तो थोड़ा सा जनरल अगर हम बात करें तो डेफिनेटली जैसे वर्ल्ड भी डेवलप हो रहा है, लोगों को अलग अलग लोकेशन के ऊपर जॉब वगैरह भी मिल रहा है और दोनों पेरेंट्स काम करना भी शुरू कर रहे हैं, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस के साथ साथ हमें चाइल्ड रेयरिंग का भी ध्यान में रखना पड़ेगा. एंड डेफिनेटली कल्चरल चेंजेस भी हो रहे हैं.
जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स कहीं और जगह पे काम करने के लिए जा रहा है, तो उनकी फैमिली सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली बन के रह जाती है, यानी सिर्फ पेरेंट्स और बच्चे। तो सिर्फ 3 अगर मेंबर्स अवेलेबल है घर में, तब कैसे पेरेंटिंग करना है। एंड डेफिनिटली ये जो इनिशियल इयर्स होते हैं, जैसे कि 0 से लेके 2.5, ये जो 2.5 साल स्टार्टिंग के होते हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इयर्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इयर्स है। और ये इयर्स में हम जितना ज़्यादा कॉन्शियसली, जितना ज़्यादा प्रॉपरली बच्चों के साथ अलग-अलग चीज़ें करेंगे, उतना ज़्यादा उनका प्रॉपर वे में डेवलपमेंट होगा और उनकी पर्सनैलिटी भी उस हिसाब से फिर डेवलप होगी। जिस तरीके से हम बच्चों के साथ बात करते हैं, जिस तरीके से हम बच्चों के साथ अलग-अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी चीज़ों का बच्चों को एक्सपीरियंस करवा रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए वो सब चीज़ अगर हमें पहले से मालूम हो, पहले से ही हम प्रॉपरली वो सारी चीज़ों को फॉलो करें, तो ये जो जर्नी है वो बहुत से बहुत ज़्यादा ईज़ी हो सकती है हमारी, राइट? एंड डेफिनिटली अर्ली एक्सपीरियंसेस आर क्रूशियल टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी। एंड ये हमने ऑलरेडी देख लिया, राइट? सो ये इसके बारे में भी हमने बात कर ली। अब कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड दोज़ इम्पोर्टेंट थिंग्स आर, सबसे पहले तो जो न्यूबॉर्न होता है उसके लिए काफ़ी सारी हमें फैमिली के अंदर, घर के अंदर अलग-अलग चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उनके सोने के लिए सबसे पहले हमारे पास होता है क्रेडल। तो क्रेडल में क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखें? अभी जैसे अगर न्यूबॉर्न्स की बात करें, तो न्यूबॉर्न्स अ, मदर के वूम्ब में जब होते हैं, मदर के पेट में जब होते हैं, तब उनका पोज़ीशन पूरा ऐसा गोल-गोल होता है। तब जब अब तब तो उनके पास जगह होती नहीं है मूव करने के लिए, बट अब जब वो एक्चुअल वर्ल्ड में है, एक्चुअल वर्ल्ड में जब वो आते हैं, तो ये वाला जो क्रेडल है, आप लेफ्ट साइड की तरफ जो इमेज देख रहे हैं, जो नीचे की तरफ इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, अगर बच्चों को उसके अंदर रखेंगे, तो पूरा नीचे से भी उनकी शेप में हो जाएगा, बिकॉज़ वो एकदम नॉर्मल सा कपड़े का होता है। और स्टार्टिंग में इनिशियली हमें बच्चों को 1-2 महीने के लिए ये क्रेडल हम लोग यूज़ करें, तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज़ बच्चा खुद एक नए एनवायरनमेंट में सेट हो रहा है, और नए एनवायरनमेंट में अगर जब भी वो सेट हो रहा है, तो उसको अगर मदर के वूम्ब जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो उसका जो ट्रांज़िशन है वो ईज़ी हो जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग के कुछ टाइम के लिए हमें ये क्रेडल का ध्यान में रखना है। और फिर धीरे-धीरे हमें ये मेक श्योर करना है कि बच्चे का जो क्रेडल है, तो उसका जो फिर बेस है, वो बेस भी स्ट्रेट होता जाए। यानी हम जिस तरीके के बेड के ऊपर सोते हैं, वो वाला बेड। तो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स हम लोग बच्चों को नॉर्मल वाले पतले से कॉटन के क्रेडल के अंदर रखेंगे तो चलेगा। बट देन वी नीड टू मेक श्योर कि बच्चे का स्पाइन डेवलप अच्छे से करने के लिए हमें उसको धीरे-धीरे एक नॉर्मल बेड की तरफ लेके जाना पड़ेगा, जिसका बेस एकदम स्ट्रेट हो, जैसे कि आपको राइट वाले इमेज में दिख रहा है कि उसका बेस एकदम स्ट्रेट हो। और हम जिस तरीके के बेड के ऊपर सोते हैं, वो भी हम लोग कर सकते हैं, या तो फिर हमारे ही बेड के ऊपर हम बच्चों को साथ में सुला सकते हैं। तो ये एक चीज़ हो सकती है। तो ये ट्रांज़िशन पीरियड इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें स्टार्टिंग के 2-3 मंथ ध्यान में रखना है कि बच्चा जब नए एनवायरनमेंट में सेट हो रहा है, तब हम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको एकदम पतला-सा कपड़े का क्रेडल दें, ताकि वो उनके शेप के हिसाब से फिर उसमें शेप आ जाए। तो नीचे से जैसे सी शेप का जो हमें दिखता है, वैसे वाला शेप होगा, तो आई थिंक सो उनको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम कम होंगे। एंड देन लेटर ऑन आफ्टर 3 मंथ्स वी कैन इंट्रोड्यूस नीचे से स्ट्रेट वाले क्रेडल्स। ये क्यों करना है? बिकॉज़ उनका स्पाइन डेवलपमेंट अच्छे से करने के लिए। तो उनका स्पाइन डेवलपमेंट अच्छे से हो, इसलिए ये चीज़ों का ध्यान में रखना है। ये कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट हम लोग सेगमेंट के बारे में देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहला हमने कवर किया क्रेडल्स के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे से नो टू बॉटल एंड पैसिफाइज। बॉटल्स यानी हम लोग यूजुअली बॉटल फीडिंग बच्चों को करवाते हैं, एंड पैसिफाइज यानी बच्चे अगर कुछ भी रो रहे हैं, तो ऐसे ही नॉर्मल उनको हमने पैसिफाइज दे दिए, जो आपको लेफ्ट की तरफ नीचे का जो इमेज दिख रहा है वो। बट ऐसा क्यों नहीं करना है? और नॉर्मल ग्लास के अंदर या तो फिर कटोरी के अंदर चम्मच से अगर हम लोग दें, तो ही आई थिंक सो वो बेटर रहेगा बच्चों के लिए, बिकॉज़ जब भी हम लोग बच्चों को बॉटल फीड करवाते हैं या तो फिर जो पैसिफायर्स देते हैं, तो बच्चों को निप्पल का कन्फ्यूजन हो जाता है। जब एक्चुअल ब्रेस्ट फीडिंग की बात आती है, तो बच्चा जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तब, और हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ बॉटल के थ्रू या तो फिर पैसिफायर जब देते हैं, तब बच्चों को निप्पल कन्फ्यूजन होता है। यानी फिर बच्चे तब सिर्फ टाइम पास के लिए ही वो चीज़ उनके मुँह में है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है जब वो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, कि अब मुझे एक्चुअल में खाना है या नहीं खाना है, या तो सिर्फ उसके साथ खेलना है। तो ये कन्फ्यूजन को पहले से ही अगर हम लोग अवॉइड करेंगे, तो आई थिंक सो उनका जो ट्रांज़िशन है वो और ज़्यादा बेटर हो पाएगा। एंड दूसरा चीज़ ये भी है कि उससे डेंटल के इश्यूज़ भी होते हैं, यानी दाँतों के इश्यूज़ भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, इसलिए पैसिफायर्स एंड बॉटल फीडिंग बच्चों को कम से कम करवाना है। दूसरी चीज़ इसमें ये भी हाइजीन का होता है कि बिकॉज़ प्लास्टिक्स की बॉटल है, तो प्लास्टिक की बॉटल में डेफ़िनेटली अगर वो अच्छे से वॉश हुए हैं,
इवन तो हमने उसको गर्म पानी में वॉश किया, बट वी नेवर नो उसमें जर्म्स कितने प्रमाण में है, नहीं है अवेलेबल। तो ये चीज भी अवॉइड करने के लिए आई थिंक सो वी कैन यूज ग्लास फ्लास्क, जो आई थिंक सो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है वैसे भी यूज कर सकते हैं, वैसे आई थिंक सो ऑनलाइन भी मिलते ही हैं, तो ऑनलाइन ले सकते हैं, या तो फिर घर पे नॉर्मल हम जिस ग्लास में पानी पीते हैं वैसे ग्लास में हम बच्चों को दूध भी दे सकते हैं, और एल्स कटोरी और चम्मच से भी हम बच्चों को दूध पिला सकते हैं, जब तक वो ग्लास पकड़ नहीं सकते और जब तक वो खुद से बैठ के खुद से पी नहीं सकते, तब तक आई थिंक सो ये हम लोग चीजें फॉलो कर सकते हैं, और फिर तो डेफिनेटली वो खुद से करना शुरू कर ही देंगे। तो उनके डेंटल इश्यूज अवॉइड करने के लिए और प्लस उनको निपल कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए बॉटल्स एंड पैसिफायर्स ना दे, दैट इज रेकमेंडेड, राइट। मूविंग अहेड, दूसरा हमें चीज ध्यान में रखना है, दैट इज बेबी कैरियर्स। बेबी कैरियर्स यानी यूजुअली हम लोग दुपट्टे के साथ या तो फिर स्पेसिफिक उसके कैरियर्स वगैरह आते हैं, तो वो हमारी चेस्ट के ऊपर बांधते हैं जब भी हम लोग कहीं और जा रहे हैं या तो फिर बच्चों को लेके बाहर जा रहे हैं, तब हमें पकड़ना नहीं है, और पकड़ना नहीं है या तो फिर हमें अपने हाथ फ्री रखने, इसलिए हम बच्चों को एक कैरियर में बांध के रखते हैं। अभी इसके काफी सारे बेनिफिट्स है, डेफिनेटली हमें करना चाहिए। बेनिफिट्स की अगर बात करें तो कौन से बेनिफिट्स है, तो बच्चा हमारे साथ एक स्किन टू स्किन कांटेक्ट में होता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट यानी ऑलवेज बच्चा हमारे पास अवेलेबल है, हमें जो भी बच्चों के साथ बातचीत करनी है हम इजीली कर सकते हैं। हमें बच्चों के साथ उनको बुलाने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यही के यही है, तो उनका प्रोटेक्शन भी हो रहा है, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट भी मिल रहा है। बिकॉज यूजुअली एकदम छोटे बच्चों को हम लोग घर से बाहर लेके नहीं जाते, पर जब जाते हैं तो वो एनवायरनमेंट पूरा उनके लिए नया होता है, तो नए एनवायरनमेंट में उनको डेफिनेटली एडजस्ट होने में देर लगती है। तो जितना हमारे नजदीक होंगे उतना वो अच्छे से वो नए एनवायरनमेंट को फेस कर पाएंगे, नए एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर पाएंगे। जितना प्रॉपर्ली वो एक्सप्लोर कर पाएंगे अच्छे से, उतना ही अच्छे से वो लोग अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व करके सीखते जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजों का ध्यान में रखना है, इसलिए हम लोग डेफिनेटली नॉर्मल बच्चों को अगर हमें हाथ में कैरी करना है वो तो कर ही सकते हैं, बट इफ इनकेस कभी हमें हमारे हाथ फ्री रखने हैं तो ऐसे कैरियर्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें नॉर्मल दुपट्टा भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर कोई और थिक कपड़ा कि जो हमें आसपास लपेट के बच्चे को उसमें हम लोग रख सके, तो ये चीज भी हम लोग इजीली कर सकते हैं, और इसके काफी सारे फायदे हमारे पास अवेलेबल है, राइट। मूविंग अहेड, अब ये काफी सारे पेरेंट्स के काफी इसमें कंसर्न होता है, दैट है कि डायपर यूज करें कि नॉर्मल उनको नैपीज वगैरह में रखें। तो आई थिंक सो हमारे पास इसका सोल्यूशन अवेलेबल है, दैट इज कॉटन डायपर। अभी डायपर्स हमें क्यों यूज नहीं करने, बिकॉज डायपर्स बेसिकली उसके अंदर काफी सारे केमिकल्स होते हैं, और बच्चों को अगर हम लोग काफी लंबे टाइम तक वो पहना के रखेंगे तो उनसे रैशेज होते हैं, उनसे जो केमिकल्स रिड्यूस होते हैं वो होते हैं, तो उसकी वजह से काफी सारे प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस करने के हो जाते हैं। इसलिए आई थिंक सो डायपर बहुत ज्यादा इमरजेंसी में ही यूज करना पड़े तो अच्छा है, एंड दैट इज ऑल्सो ओनली फॉर 4 मैक्स टू मैक्स 4 आवर्स। 4 आवर्स से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद अगर इसका अल्टरनेट हमें देखना है तो हमारे पास ऑनलाइन बाजार में कॉटन डाइपर्स भी अवेलेबल होते हैं कि जो एडजस्टेबल होते हैं। आप आई थिंक सो 1.5 या तो फिर 2 साल तक भी ये सारे डाइपर्स जो आप राइट साइड की तरफ इमेज देख रहे हैं वो सारे आप यूज कर सकते हैं, और उसके अंदर एक पूरा इतना मोटा सा कॉटन का ही लेयर होता है जो आप वापस ओवर अ पीरियड आप जब भी एक बार यूज कर ले उसके बाद धो के वापस उसको रीयूज कर सकते हैं। So I think so cotton diapers are the best replacement for normal diapers. Normal diapers definitely use कर सकते हैं, बट तब जब बहुत ज्यादा इमरजेंसी हमारे पास अवेलेबल है तब, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं, right? तो डायपर्स के बारे में बात कर लिया, अब मूविंग अहेड टू इम्पोर्टेंट सेगमेंट दैट इज डाइट। बच्चों को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना है, कौन सी चीजें बच्चों को कब कंज्यूम करवानी है, कैसे कंज्यूम करवाना है, ये सारी चीजें हमें बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की जरूरत है। सबसे पहला इसमें हम देखते हैं, तो फॉर ऑल द न्यू मदर्स जिनके बच्चे अभी भी 6 महीने से कम की उम्र के हैं, मेक श्योर आप 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग कराओ, नॉट इवन वाटर, ना ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी कंज्यूम नहीं करवाना है बच्चों को। क्यों? बिकॉज बच्चों की डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी डेवलप नहीं हुई है, और वो डेवलप हो पाएगी आफ्टर 6 मंथ। तो 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ मदर का मिल्क ही कंज्यूम करवाना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, नॉट इवन वाटर, ना इवन हम लोग जो दवाई वगैरह देते हैं, लिक्विड वगैरह देते हैं, वो भी नहीं। अगर डॉक्टर ने कंसल्ट किया है तो ही हम देंगे, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद ध्यान में रखना है दैट इज सॉल्ट।
अगर हमने 6 महीने के बाद अब बच्चों को जो सप्लीमेंट फूड देना शुरू किया है, तो डेफिनिटली सप्लीमेंट फूड में ये चीज़ भी ध्यान में रखना है कि बच्चों को हम जो खा रहे हैं वही सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बच्चों के लिए स्पेसिफिक हमने कुछ चीज़ें बनाई हो। बट हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें तो उसमें ध्यान में रखना है, वो है सॉल्ट और शुगर का। तो सॉल्ट बच्चों को 1 साल तक बिल्कुल भी नहीं देना है, बिकॉज़ हम लोग जो भी वेजिटेबल्स बच्चों को देने वाले हैं, जो भी फ्रूट्स वगैरह बच्चों को देने वाले हैं, वो सारी चीज़ों में बच्चों का जो इंटेक है सॉल्ट एंड शुगर का, वो ऑलरेडी हो ही जाता है, इसलिए उनको एक्स्ट्रा शुगर देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब आप इमेजिन करो, अगर हम लोग उनके डे टू डे नॉर्मल फूड इंटेक में नॉर्मल उनके लंच या तो फिर मील में जो भी हम लोग उनको दे रहे हैं, उसमें पिंच-पिंच छोटू-सा भी अगर हम लोग थोड़ा-सा भी अमाउंट ऑफ सॉल्ट या तो फिर शुगर ऐड करेंगे, तो कितना ज़्यादा हो जाएगा उनके इंटेक के हिसाब से। तो आई थिंक सो इसी वजह से हमें अवॉइड करना है, बिकॉज़ जो भी वेजिटेबल्स, जो भी फ्रूट्स हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें से बच्चों को नेचुरल शुगर या नेचुरल सॉल्ट मिल ही रहा है। इसलिए 1 साल तक बच्चों को ना सॉल्ट देना है, ना शुगर देना है। बिकॉज़ अगर हम लोग सॉल्ट एंड शुगर अभी से प्रोवाइड करेंगे, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी का इश्यू उनको रिस्क हो सकता है होने का। यानी बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा हेवी वेट हो रहे हैं, और वो फिर वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है, बिकॉज़ फिर ओवर अ पीरियड बच्चे जैसे ही बड़े होते जाएँगे, वैसे जंक फूड का कंज़म्पशन उनका होता जाएगा, और ये सारी चीज़ों की वज़ह से वापस चाइल्डहुड ओबेसिटी का इश्यू और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। इसलिए 1 साल तक बच्चों को ना सॉल्ट देना है, ना 2 साल तक हमें बच्चों को शुगर देना है। अगर बच्चों की मील में स्वीटनेस का अमाउंट बढ़ाना है, तो हम लोग नेचुरल जो रिसोर्सेज़ यूज़ करें, यानी कि कोई फ्रूट हो गया, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लो बच्चों को आप मिल्क की कोई प्रोडक्ट खिला रहे हो, तो मिल्क के अंदर हम लोग थोड़ा-सा एप्पल वगैरह ऐड कर सकते हैं। एप्पल ऐड करने से उसमें नेचुरल शुगर ऑटोमैटिक ऐड हो जाएगी। तो वो करने से फिर हमें बच्चों को एक्स्ट्रा शुगर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे शुगर में जैगरी यानी गुड़ और व्हाइट शुगर दोनों चीज़ का हमें ध्यान में रखना है कि दोनों चीज़ हम बच्चों को ना दें। जितना ज़्यादा इसके ऊपर स्टार्टिंग में हम लोग कंट्रोल रखेंगे, उतना ही प्रॉपर्ली उनका अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा इन लेटर एज। बिकॉज़ अदरवाइज़ जितना हम अर्ली एज में सारी चीज़ों का कंज़म्पशन करवाएँगे, उतना फिर उनको रिस्क होता जाएगा डायबिटीज़ का, हाइपरटेंशन का और हाइपर एक्टिविटी का। काफ़ी सारे बच्चों को आई एम नॉट श्योर आपने सुना है कि नहीं सुना है, बट मैंने सुना है जो 2 साल के बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को चॉकलेट्स वगैरह खाने की आदत होती है, या तो फिर कुछ भी स्वीट चीज़ें खाने की आदत होती है, और ये भी होता है कि अगर बच्चे कोई दूसरों के घर पे जा रहे हैं, तो दूसरे ऑलवेज़ बच्चों को चॉकलेट्स ही देंगे। वो चीज़ होती है कि बच्चे अगर देख गए, तो बच्चों को सबसे पहली चीज़ हम ऑफ़र करेंगे, दैट वुड बी चॉकलेट। तो चॉकलेट हमें बच्चों को नहीं देनी है, बिकॉज़ ये सब उनका शुगर का इंटेक हो रहा है, एंड शुगर इज़ नॉट गुड फॉर देम। शुगर इंटेक अगर बहुत ज़्यादा होगा, तो बच्चों को हाइपर एक्टिविटी का इश्यू हो सकता है। हाइपर एक्टिविटी यानी बच्चे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बच्चे एक जगह पे बैठ नहीं रहे हैं शांति से, दूसरे बच्चों के साथ अगर खेल भी रहे हैं, तो उनको मार रहे हैं, उनके साथ थोड़ा-सा वायलेंट हो रहे हैं, उनको बहुत गुस्से में आके बात कर रहे हैं, और ये जो भी एक्सट्रीम उनके बिहेवियर्स हैं, वो बिहेवियर शो होना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें शुगर से दूर रहना है, और इसीलिए हमें बच्चों को पहले से ही ट्रेन करना है कि आपको चॉकलेट्स नहीं खानी, और चॉकलेट्स आपको तभी मिल पाएगी जब आप इतनी-इतनी उम्र के हो पाएँगे। तो डेफ़िनिटली ये सिर्फ़ कहने से तो नहीं हो पाएगा, इसलिए एज़ पेरेंट्स हमें भी इसका एग्ज़ाम्पल सेट करना पड़ेगा कि देखो घर में कोई चॉकलेट नहीं खा रहा, इसलिए आपको भी नहीं खानी है। या तो फिर हम उनको पहले से ही समझा दें कि देखो चॉकलेट्स वग़ैरह आपको दूसरों के घर से मिल रही है, ठीक है, दैट्स फाइन, बट आपको नहीं खानी है, बिकॉज़ आप ये अगर खाओगे, तो उससे आपको दाँतों के भी इश्यू होंगे, प्लस आपको अलग-अलग इश्यूज़ भी हो सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से हम बच्चों को समझाएँगे, तो फॉर श्योर स्टार्टिंग में थोड़ा करेंगे कि मम्मा प्लीज़ मुझे खाना है, पापा प्लीज़ मुझे खाना है। तो ऐसा भी नहीं है कि रिजिडली ये चीज़ को फॉलो करना है, बट मेक श्योर करना है कि हम उनको ये इस चीज़ का हैबिट नहीं बना दें। आई थिंक सो वीकली 1 और 2 टाइम्स इसका कंज़म्पशन हो, देन दैट्स फाइन, बट उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं, एंड एकदम छोटू-सा अमाउंट, राइट? दूसरी चीज़ का हमें ध्यान में रखना है, दैट इज़ एनिमल मिल्क का इंट्रोडक्शन। अभी बच्चे 6 महीने के बाद हमें जो भी सप्लीमेंट बच्चों को देना है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ सप्लीमेंट में हमें फूड में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट ही इंट्रोड्यूस करना है। मिल्क जो हम लोग एक्स्ट्रा एनिमल मिल्क की अगर हम लोग बात करें, तो एनिमल मिल्क 1 साल के बाद बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना है। बिकॉज़ यूजुअली एनिमल मिल्क की जो कंसिस्टेंसी होती है, दैट इज़ वेरी, वेरी थिक। तो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम अभी भी उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो इतने गाढ़े मिल्क को डाइजेस्ट कर पाए। इसलिए एनिमल मिल्क 1 साल के बाद ही इंट्रोड्यूस करना है, तब तक जो ह्यूमन मिल्क होता है वो उनके लिए सफिशिएंट है। और ह्यूमन मिल्क ही उनका जो भी डेली रिक्वायरमेंट होती है उनके न्यूट्रिशियस
चीजों की, तो उनका रिक्वायरमेंट उनमें फुलफिल हो जाता है। इसलिए ह्यूमन मिल्क के अलावा हमें और कुछ भी चीजें प्रोवाइड नहीं करनी। अभी अ, अभी दूसरे एक कंसर्न एरिया ये भी है कि 6 महीने हो गए, अभी 6 महीने के बाद धीरे-धीरे हमें उनको डेफिनिटली सप्लीमेंट तो देनी ही है, बट ब्रेस्ट मिल्क जो है उसका भी थोड़ा-सा उनको हैबिट आई मीन छुड़वानी है। तो वो अभी से हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। 1 साल तक आप एक्सक्लूसिव सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्रेस्ट मिल्क दो और उसके साथ-साथ 6 महीने के बाद आप उनको सप्लीमेंट्स दो तो चलेगा। 1 साल के बाद आप धीरे-धीरे उनका रूटीन सेट कर सकते हैं कि देखो यूजुअली हम लोग पहले अगर मान लो कि 5 बार अगर ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा था, तो धीरे-धीरे करके एक-एक टाइम हम कम करते जाएँगे कि अब 4 बार हुआ, फिर 3 बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, फिर 1 बार हुआ। जैसे ग्रेजुअली हमें बच्चों का जो ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम है, ब्रेस्ट फीडिंग का हैबिट है, वो धीरे-धीरे रिड्यूस करते जाना है। जितना धीरे-धीरे हम रिड्यूस करेंगे, उतना अच्छे से उनका हैबिट कल्टीवेट होगा। और अगर अब्रप्टली कर लिया कि भाई आज तक हम लोग दे रहे हैं, फिर कल से सिर्फ आपको 2 ही बार मिलेगा। आज आपको 5 बार मिल रहा है, कल से सिर्फ आपको 2 ही बार मिलेगा। तो ये ड्रास्टिक जो चेंज आ रहा है, वो चेंज बच्चे इज़िली एक्सेप्ट नहीं कर पाते एंड उसी की वजह से फिर अलग-अलग इश्यूज़ हो जाना शुरू हो जाते हैं हेल्थ के, राइट? तो वो अवॉइड करने के लिए धीरे-धीरे हमें वो चीज़ें इंट्रोड्यूस भी करनी है और धीरे-धीरे चीज़ों का रिडक्शन भी करना है। अगर सप्लीमेंट भी हम बच्चों को दे रहे हैं, तो जैसे ही 6 महीने कंप्लीट हुए बच्चे के, 6 महीने के बाद धीरे-धीरे आप पानी शुरू करो, फिर आप आई थिंक सो मान लो कि आप कोई फ्रूट जूस शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे-धीरे आपने कुछ सॉलिड भी शुरू किया, तो दिस इज़ हाउ आई थिंक सो वी कैन इंक्लूड कि सबसे पहले लिक्विड का हमने इंट्रोडक्शन दिया एंड देन हम लोग गाढ़ी जो चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग जो रोटी-सब्जी वगैरह खाते हैं या तो फिर हम जो बच्चों को राइस वगैरह खिलाने वाले हैं, तो ये चीज़ का इंट्रोडक्शन हम लोग कर सकते हैं, राइट? 9 मंथ्स के बच्चे सेरेलैक उनको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? डेफिनिटली मैम दे सकते हैं बट अगेन हमें मेक श्योर करना है कि घर की बनाई चीजें ही हम बच्चों को दें। हम जो सारी चीजें खा रहे हैं वही सारी चीजें हम बच्चों को दें, दैट इज द बेस्ट थिंग। नो डाउट बाजार में काफी सारी अलग अलग चीजें मिलती है, सेरेलेक्स वगैरह मिलता है बच्चों के स्पेसिफिक, उनके मिल्क में वगैरह जो मिलते हैं कि मिल्क में उसको ऐड कर दो और फिर वो हम लोग उनको दें। पर ये सारी चीजें जितना कम यूज कर पाए उतना, बिकॉज ये सारी चीज़ों के अंदर डेफ़िनेटली उनको स्टोर करने के लिए उसमें वो सारी चीज़ें होती ही हैं, ताकि वो खराब ना हो और ये सारी चीज़ें बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं। तो जो चीज़ें हम खाते हैं वही सारी चीज़ें हमें बच्चों को प्रोवाइड करनी है, राइट? तो उसमें रोटी-सब्ज़ी हो सकती है, उसमें दाल-चावल हो सकता है, उसमें सब चीज़ हो सकती है। डिपेंड करता है कि बच्चे के कितने दाँत आ चुके हैं और किस हिसाब से बच्चा सॉलिड चीज़ें कंज़्यूम कर सकता है। एंड देन वी कैन इंट्रोड्यूस दोज़ सॉलिड थिंग्स, राइट? एंड डेफिनेटली उनको होममेड चीजें ही देनी है, राइट? ओके, मूविंग अहेड, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी स्टार्ट आफ्टर 6 मंथ, तो वो ऑलरेडी हमने बात कर ली। और इसमें ये भी चीजों का ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में बच्चों को जूसी जूसी चीजें ज्यादा देनी है, यानी लिक्विड चीजों के ऊपर सबसे पहले लिक्विड का इंट्रोडक्शन करें, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। उसमें एप्पल जूस हो सकता है, ऑरेंज जूस हो सकता है, कुछ भी ऐसे जूस वगैरह हो सकते हैं, आई थिंक सो उसका इंट्रोडक्शन सबसे पहले करवाए, साथ साथ में पानी का भी इंट्रोडक्शन करवाए, बिकॉज उससे अल्टीमेटली तो उनको ये सारी चीजों के ऊपर ही अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, राइट? ये सारी चीजों का धीरे धीरे अच्छे से इंट्रोडक्शन करते जाना है एंड देन फिर धीरे धीरे हम लोग सॉलिड चीजें भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, right? अभी एक चीज का ये ध्यान में रखना है कि काफी सारी बार हमारे जो मदर इन लॉज होते हैं या तो फिर हमारे खुद के मदर्स होते हैं, बच्चों के लिए बताते हैं कि उनको हनी वगैरह टेस्ट करवाओ या तो फिर उनको आई थिंक सो ऐसे ही, हाँ, हनी का ही इंट्रोडक्शन दो स्टार्टिंग में बिफोर द बच्चा कंप्लीट 6 मंथ। 6 महीने के पहले ही अगर हम बच्चों को ऐसी अलग-अलग चीज़ें दे रहे, पानी दे रहे हैं या तो फिर वो जो बच्चों के पेट में वो कृमि वगैरह हो जाती है, उसके लिए भी जो दवाई वगैरह देते हैं, वो भी चीज़ें हमें बच्चों को नहीं देनी है, बिकॉज़ बच्चे का जो सिस्टम है वो अभी कैपेबल है। हम जो बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं, ब्रेस्ट मिल्क इनफ होता है बच्चों की ये सारी सिचुएशन से उनको कोप अप करवाने के लिए, राइट? तो अगर हनी का इंट्रोडक्शन हमने बहुत ज़्यादा अर्ली एज में कर दिया, तो बच्चों को उससे पॉइज़निंग हो सकती है। बिकॉज़ हनी अल्टीमेटली उसके ऊपर हमने कुछ काम नहीं किया, तो उसके अंदर भी बैक्टीरियाज़ वगैरह होता है, वो हमारे सिस्टम के लिए इश्यू नहीं है, बिकॉज़ हमारी सिस्टम ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है। बट जस्ट बिकॉज़ न्यूबॉर्न बेबी की सिस्टम अभी डेवलप हो रही है, इसलिए ये सारी चीज़ों से भी हमें उनको दूर रखना है। अगर हमने ये सारी चीज़ों का कंज़म्पशन उनको ऑन अ रेगुलर बेसिस करवा दिया,
तो उससे पॉइजनिंग का इश्यू तो हो ही सकता है, बट साथ साथ में लाइफ लॉन्ग पैरालिसिस भी हो सकता है। सो दैट्स अ वेरी वेरी कंसर्न एरिया। और ये चीज का हमें ध्यान में रखना है कि बच्चों को हमें नॉर्मल हम जो चीजें खाते हैं, हम जो भी चीजें ऑन अ डेली बेसिस कंज्यूम करते हैं, वही सारी चीजें देनी है आफ्टर 6 मंथ, एंड बिफोर 6 मंथ जस्ट द ब्रेस्ट मिल्क, उसके अलावा और कुछ भी नहीं देना है, राइट। तो ये कुछ कुछ टिप्स हमें ध्यान में रखनी है ताकि हम बच्चों का डाइट अच्छे से प्लान कर पाए। अभी डाइट के लिए दूसरी चीज ये भी ध्यान में रखनी है कि हम जो भी इंट्रोडक्शन अभी करवा रहे हैं, जैसे कि बच्चे ऑलरेडी 1 साल कंप्लीट कर लिया और बच्चे का एक प्रॉपर रूटीन ऑलरेडी बन चुका है कि अच्छा अब बच्चा सॉलिड फूड खाने लग गया है और उनका जो एनिमल मिल्क, दूसरा एनिमल मिल्क का कंजप्शन है वो भी नॉर्मल हो चुका है। तो अब हमें दूसरी चीजों के ऊपर ध्यान करने जाते हैं, उनका रूटीन सेट करना है कि वो कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे सो रहे हैं, ये सारी चीजें तो है ही, बट साथ साथ में हम डेफिनेटली उनका रूटीन, यानी सुबह उठने के बाद ब्रेकफास्ट कब कंज्यूम कर रहे हैं, उनका सबसे पहले मिल्क का कंजप्शन है, तो मिल्क हमें कितने अमाउंट ऑफ मिल्क उनको देना है, उसके बाद ब्रेकफास्ट अगर दे रहे हैं तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीजों का ध्यान में रखना है, उसके बाद लंच में नॉर्मल अगेन हम जो रोटी सब्जी खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल वही सारी चीजें देनी है, बट अगेन मेक श्योर करना है कि हमें सॉल्ट एंड शुगर का इंटेक बिल्कुल नहीं रखना है। सॉल्ट का अप टू द एज ऑफ 1 एंड शुगर का अप टू द एज ऑफ 2। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। बाकी हम उनका रूटीन इस हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो एवरी डे हमें ये चीज ध्यान में रखना है कि एक मिल्क का कोई प्रोडक्ट हो, उसके बाद नॉर्मल हम जो वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं उसका कोई प्रोडक्ट हो, उसके बाद हम लोग जो सीरियल्स वगैरह खाते हैं यानी गेहूं वगैरह हो गया, चावल वगैरह हो गया, तो उसका कंजप्शन, दूसरा उनका फ्रूट का कंजप्शन। तो ये जो पर्टिकुलर एक डाइट का ग्रुप होता है उसके ऊपर ही हमें कॉन्शियसली फोकस करना है कि वो हम अच्छे से बच्चों को ऑन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम प्रोवाइड करें, राइट। और एक मील के बाद जो दूसरा मील होता है उसके बीच में भी गैप अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम अगर लंच हम डिपेंड करता है, हर एक फैमिली का अलग अलग होता है, बट मेक श्योर करना है कि लंच बच्चों का 12 टू 1 o'clock फैमिली 1:30 तक हो जाना चाहिए, बिकॉज उनकी बॉडी को अगर हम लोग हमारे टाइम के साथ से एडजस्ट करें तो फिर ये टाइम फ्रेम का ध्यान में रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, right? Okay. I think so. I got another question in the comment section. Just a minute. Okay. So I think so. A lot of mothers must be concerned about कि हमारा जो breast milk है that is not sufficient for the child. तो ऐसी सिचुएशन अगर हो रही है तो आई थिंक सो तब हम डॉक्टर का कंसल्टेशन ले सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा कितना मिल्क कंजम्पशन हो रहा है बच्चे की तरफ से, और उसको कम पड़ रहा है, और या तो फिर कितना एक्स्ट्रा बच्चों को अगर देना है, तो ये सारी चीजें डॉक्टर के साथ ही कंसल्ट करके आप उसका रेशियो प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। बट ध्यान में रखना है ये चीज है कि अगर हमारा ब्रेस्ट मिल्क का नॉर्मली पोर्शन आ रहा है तब हमें बिल्कुल भी बच्चों को एक्स्ट्रा फॉर्मूला मिल्क हो गया तो फिर एक्स्ट्रा बाहर की चीजें बिल्कुल भी नहीं देती, बिकॉज हमारा ही मिल्क सफिशिएंट हो रहा है तो बच्चों को बाहर की कोई भी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। अभी कुछ दूसरी चीजें इम्पोर्टेंट है उसकी भी बात कर ले, तो उसमें सबसे पहले फॉर्मूला मिल्क। तो फॉर्मूला मिल्क ऑफ कोर्स जैसे हमने ऑलरेडी जस्ट बात किया कि कुछ कुछ मदर्स का ये इश्यू हो सकता है कि उनका ब्रेस्ट मिल्क इज नॉट इनफ इन क्वांटिटी, तब हम डॉक्टर का कंसल्टेशन लेके उनको फॉर्मूला मिल्क देना है कि क्या चीज देनी है उसका हम डिसाइड कर सकते हैं। एंड अगर एज मदर्स हम लोग सफिशिएंट हमारा अगर ब्रेस्ट मिल्क आ रहा है तब हमें फॉर्मूला मिल्क इंट्रोड्यूस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिकॉज फॉर्मूला मिल्क अगेन उसमें भी बच्चों का जो चाइल्ड ओबेसिटी का इश्यू है वो रिस्क रहता है, right? दूसरी चीज एज अगर हम लोग फॉर्मूला मिल्क की बात कर ही रहे हैं तो अगेन बॉटल फीडिंग के बारे में मैं वापस कुछ चीज रिकॉल करवाना चाहूंगी, दैट इज कि ब्रेस्ट मिल्क को भी हम लोग बॉटल में स्टोर करके बच्चों को नहीं देना है, नॉर्मली ही देना है, बिकॉज बॉटल को हमें ऑलवेज बच्चों से दूर ही रखना है। मेजरली आप ट्राई करो कि बॉटल्स आप बच्चों को ना दें, अगर इफ इनकी जरूरत पड़े तो ग्लास या फिर फ्लास्क वगैरह में हम बच्चों को मिल्क प्रोवाइड करें, अदरवाइज निपल कंफ्यूजन होगा और फिर वो इश्यूज बढ़ते जाएंगे। तो ये चीजों का हमें ध्यान में रखना है। दूसरी चीज फॉर ऑल द न्यू मदर्स एंड डेफिनेटली फॉर दोज मदर्स जिनके बच्चे अभी भी अपना रूटीन सेट कर रहे हैं, तो अब हमें ध्यान में रखना है टू मेक अ जर्नल, टू कीप अ जर्नल। अगर हम हमारे बच्चे 6 महीने से कम की उम्र के हैं तब हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है, हमारा टाइम फ्रेम,
हमने कौन से टाइम के ऊपर बच्चों को कितने मिनट के लिए ब्रेस्ट फीडिंग करवाया, बच्चे ने कितने मिनट तक ब्रेस्ट फीडिंग किया, वापस बच्चे को कब ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की जरूरत पड़ी। तो ये सारी चीजें अगर हमारी एक जर्नल के अंदर स्टोर होगा तो हमें उसको एनालाइज करने में इश्यू नहीं होगा, और फिर हमें भी मालूम पड़ेगा कि अच्छा बच्चे का रूटीन अगर सेट करना है तो दीज आर पर्टिकुलर टाइम फ्रेम्स कि जब बच्चे को भूख लगती है और तब वो ये सारी चीजें कंज्यूम करता है। अब जर्नल तो मेंटेन करनी है फॉर श्योर, बट इसके साथ साथ बहुत सारे पेरेंट्स को ये भी कंफ्यूजन होता है, स्पेसिफिकली जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स है, कि बच्चा जब भी रोता है उसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भूख लगी है। बच्चे की अलग अलग नीड के हिसाब से, जस्ट बिकॉज बच्चा कांट स्पीक एनीथिंग, वो हमें कुछ भी वर्बली बता नहीं सकते, इसलिए दिस इज द ओनली वे कि वो हमें कुछ चीजें कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो बच्चा रोते अलग अलग रीजन से, एक तो डेफिनेटली उनको भूख लगी इसलिए रोते, दूसरा शायद उनको सोना है इसलिए हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि उनको आपकी जरूरत है, उनको आपसे अटैचमेंट की जरूरत है। आप काफी टाइम से उनको बच्चों को कहीं और बिठा के रखा है, सुला के रखा है, किसी और के साथ खेल रहे हैं, बट नाउ इज द टाइम कि जब आपको बच्चे को गोद में लेने की जरूरत है और बच्चे को फील करने की जरूरत है कि अच्छा माय पेरेंट्स आर हियर फॉर मी। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तभी भी बच्चा रोता है, बिकॉज उनको एक सेफ एनवायरनमेंट की वापस जरूरत पड़ी है, इसीलिए वो हमें वर्बली नहीं बता सकती, इसलिए वो रो के बता रहे। तो डिफरेंट वेज होते हैं बच्चे के क्राइंग के और डिफरेंट रीजंस होते हैं, तो ये चीज मेक श्योर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चा कौन से रीजन से रो रहा है, राइट। दूसरी चीज उसमें ध्यान में रखना है कांगारू केयर। अभी कांगारू केयर जो 1 साल से कम के बच्चे हैं उनके साथ करना इज वेरी वेरी एडवाइजेबल, बिकॉज उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। अभी कांगारू केयर एग्जैक्टली कैसे करना है, तो कांगारू केयर में कुछ नहीं करना है, जो भी केयर गिवर होता है, यानी मदर हो गए, फादर हो गए, या तो फिर जो भी केयर गिवर है, उनको बच्चों को स्किन टू स्किन कांटेक्ट में लेके बैठना है। यानी बच्चा शुड बी सिर्फ और सिर्फ डायपर में होना चाहिए। अगर बहुत ठंडी का एनवायरनमेंट है तो उन्होंने हैट पहनी है तो चलेगा, बट एक हमारी बेयर चेस्ट के ऊपर बच्चे का बेयर चेस्ट यानी स्किन टू स्किन कांटेक्ट होना चाहिए, और वो कांटेक्ट हमें बच्चों को ऐसे शांति से लेके बैठना है। और इसमें कुछ कुछ चीजों की ध्यान में रखना है, वो है कि जो एनवायरनमेंट में बच्चों को हम ये चीज में लेके बैठे हैं तो वो प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल भी आजू बाजू में आवाज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा, बच्चे उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। ये टाइम होता है स्पेसिफिकली बॉन्डिंग बनाने का, एक केयर गिवर और बच्चे के बीच का जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, वो बिल्ड ऑन करने के लिए हमें कांगारू केयर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो डेफिनेटली मदर्स के साथ तो ये हो ही जाता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, या तो फिर कभी भी जब भी हम बच्चे रो रहे हैं तो उनको गोद में लेके बैठ रहे हैं, तो ये चीजों के टाइम तो कांगारू केयर हो ही जाता है। बट स्पेसिफिकली अगर फादर्स की बात करें तो फादर को ये चीजों के लिए टाइम फ्रेम निकालना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक टाइम निकालना पड़ेगा, एंड देन आई थिंक सो एक पर्टिकुलर टाइम आपको एवरी डे डिसाइड करके फिर बच्चों को कांगारू केयर में लेके बैठना है, सो दैट मदर्स के साथ उनका जो भी कनेक्शन बन रहा है उतना ही कनेक्शन फादर्स के साथ भी डेवलप हो, और सारे बाकी केयर गिवर्स के साथ भी डेवलप हो, इसलिए कांगारू केयर करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अभी कांगारू केयर कब स्टॉप कर सकते हैं, तो जब भी हम बच्चों को यहाँ पे लेके बैठे हैं तो फर्स्ट अराउंड करना शुरू कर दें, यानी वो हमें बता दे कि अच्छा मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, आई वांट टू गो समवेयर, तब आई थिंक सो हम कांगारू केयर बंद कर सकते हैं, right? तो ये चीजें का मेंटेन करना है कुछ चीजें। अब जैसे हमने ऑलरेडी रूटीन की बात कर ली उनके डाइट के बारे में, बट रूटीन हमें सेट करना है उनके स्लीपिंग के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे शायद सुबह जल्दी उठ लिए, या तो फिर रात को थोड़ा सा लेट उन्होंने सो लिया, तो शायद सुबह वो लेट से उठेंगे, या तो फिर दोपहर में कुछ 1-2 घंटा ज्यादा सो लिए, तो अब वापस उनका रूटीन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। तब ऐसे टाइम पे थोड़ा रिजिडली तो नहीं, बट थोड़ा सा मेक श्योर करना है कि बच्चे स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के ऊपर ही वो सोए और स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के ऊपर ही वो उठे, बिकॉज अदरवाइज उनका जो बॉडी का जो एडजस्टमेंट होना है दिन के हिसाब से, वो होने में इश्यू होगा। इसलिए डेफिनेटली जो बहुत यंग बच्चे हैं कि जो दिन के 15-16 आवर्स सोते हैं उनका तो कोई इश्यू नहीं है, बट अगर बच्चे सिर्फ और सिर्फ अब रात को ही सोते हैं और दिन में 1-2 घंटा सोते हैं, ऐसी सिचुएशन आ गई, यानी 1+ ईयर्स के बच्चे अब हो गए हैं, तब उनका रूटीन सेट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनका एक सोने का टाइम नक्की रखो, बट उनका डेफिनेटली होता है कि सोते टाइम बच्चा एक ही बार में तो सो नहीं जाएंगे, बिकॉज दे आर वेरी वेरी एक्टिव, और वो अलग अलग चीजें खेलते रहेंगे, बट तब एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो कि ठीक है इतने टाइम के बाद हमें अपने बेड के ऊपर अपने रूम के अंदर चले ही जाना है, दैट मीन्स चले ही जाना।
तो एक बार ये चीज के अंदर बच्चा सेट हो जाएगा, फिर उनका जो सोने का सिचुएशन है वो भी ऑटोमेटिक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के हिसाब से हो जाएगा। So I think so that is how we can set a routine। और ये सारी चीजों का इनिशियली अगर हमने मेंटेन रखा है रूटीन वगैरह, तो लेटर ऑन बाकी के इसके बाद वाली जो भी सारी एजेस आ रही है उसमें हमें कम इश्यूज फेस करने के लिए होंगे, राइट। ओके, आई गॉट अनदर क्वेश्चन फ्रॉम one of the participants। I don't give ओके। अभी जैसे मैंने बोला कि एवरी डे जिस तरीके से हमें अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमने सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर प्रोटीन वगैरह ले लिया, प्रोटीन के साथ साथ हमने फाइबर्स वगैरह कंज्यूम कर लिए, फाइबर्स के साथ साथ हमने लिक्विड वगैरह भी सारी चीजें कंज्यूम कर ली। उसके बाद जो भी डाइट के अलग अलग पोर्शंस होते हैं, जैसे कि पल्सेस हो गए, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सारी चीजों का एवरी डे पे एक पर्टिकुलर अमाउंट बच्चों के बॉडी के अंदर कंज्यूम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एक चीज उनको मिलती रहेगी तो उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो भी बराबर सा होता जाएगा, राइट। सो दैट इज द रीजन कि इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप डाइट के लिए भी एक पर्टिकुलर रूटीन सेट कर दो, कि उनका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम ये है कि जब वो आई थिंक सो फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं, फिर रात का या तो फिर सुबह का कोई ऐसा टाइम है कि जब सिर्फ और सिर्फ हमें मिल्क, सी स्टार्टिंग में तो डेफिनेटली मिल्क हमें उनको नॉर्मल वाला ही देना है, उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना है, ना बॉर्नविटा वगैरह सारी चीजें जो भी मार्केट वगैरह में मिलता है, जो शायद बच्चों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है और उनको टेस्टी लगती है, बट ये सारी चीजें बच्चों के लिए बच्चों की हेल्थ के लिए इज नॉट वेरी वेरी गुड। इसलिए आई थिंक सो इंट्रोडक्शन अगर जब भी हम लोग कर रहे हैं तो हम नॉर्मल मिल्क से ही शुरू करें, ना शुगर ना कुछ भी चीजें ऐड करनी है। अगर कुछ चीज ऐड करना चाहो तो ड्राई फ्रूट का घर पे बनाया हुआ पाउडर हम लोग यूज कर सकते हैं, राइट। तो जिसमें हम लोग आई थिंक सो नॉर्मल काजू बादाम हो गया, तो ये सारी चीजें हम लोग ऐड करें, ये सब कंज्यूम करना इज गुड फॉर बच्चे की हेल्थ। तो ये चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं। बाकी जो भी बाजार वगैरह में मिलता है चॉकलेट के प्रोडक्ट्स, बॉर्नविटास वगैरह हो गए, उससे हम जितना बच्चों को दूर रखे उतना बेटर है। तो एवरी डे हमें एक चीज ये ध्यान में रखना है, फिर उनका फ्रूट का इंटेक भी एवरीडे होना चाहिए, राइट। तो सॉरी तो उनका डेफिनेटली इस चीज में भी हमें रूटीन सेट करना है कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स बच्चों को इंटेक करवाना है, फ्रूट्स वगैरह इंटेक करवाना है, नॉर्मल सीरियल्स वगैरह इंटेक करवाना है, वेजिटेबल्स वगैरह इंटेक करवाना है। तो इसका एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आप डिसाइड करो कि फ्रूट्स आप दोपहर के टाइम अगर बच्चों का लंच और शाम की कोई चीज शाम का जो भी उनका नाश्ता वगैरह है उसके बीच का जो भी टाइम है वहां पे आप थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फ्रूट उनको दे सकते हैं। इसमें हो सकता है पपाया, हो सकता है जो भी सीजनल फ्रूट अवेलेबल है वो हम बच्चों को दे सकते हैं, right? तो ये एक चीज कर सकते हैं हम। इस हिसाब से आई थिंक सो वी कैन मेंटेन द डाइटरी थिंग। अभी इसमें ये चीज मैंने बहुत बार ऑब्जर्व की है कि काफी सारे पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि जब बच्चों को तो ये चीज नहीं अच्छी लगती, हमने तो बच्चों को खिलाया था, हमने तो खाया नहीं था, ये चीज तो उनको नहीं अच्छी लगती, वो तो बहुत ज्यादा चूजी है, उनको तो यही खाना है वही खाना है। सी अभी बच्चे जब भी डेवलप हो रहे हैं तो एक जो 6 महीने के बाद हम लोग जो भी नई नई चीजें बच्चों को इंटेक करवा रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज उनके लिए नई है, बिकॉज अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मिल्क का ही कंजम्पशन किया है, मिल्क के अलावा कोई भी और चीज उन्होंने कंज्यूम नहीं की है, तो डेफिनेटली वो टेस्ट उनके लिए नया होगा। तो एक बार उन्होंने नहीं खाया, 2 बार उन्होंने नहीं खाया, 3 बार नहीं खाया, दैट डज नॉट मीन कि उनको नहीं अच्छा लगता। इट इज जस्ट दैट कि वो नए-नए फ्लेवर्स के साथ अपने आप को अकोमोडेट कर रहे हैं। नए-नए फ्लेवर्स के साथ अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, राइट? तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना है कि हमें हमारे एफर्ट्स नहीं छोड़ने। एज़ पेरेंट्स हमें बार-बार वो चीज़ें इंट्रोड्यूस करती रहनी है सो दैट उनकी वो हैबिट कल्टीवेट हो। हम जो भी चीज़ें खा रहे हैं, हम जो भी सब्जी वगैरह खा रहे हैं, अगर बच्चा ने एक बार नहीं खाया दैट डज नॉट मीन कि उनको नहीं अच्छा लगता, राइट? तो ये चीज़ें हमें बार-बार उनको इनटेक करवाना है अच्छे से सो दैट उनकी हैबिट कल्टीवेट, राइट? अभी दूसरी चीज़ ये भी ध्यान में रखना है कि बच्चों को मैदे की जो भी चीज़ें हैं उससे दूर रखना है। अगर ब्रेड वगैरह हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह में कंज्यूम कर रहे हैं तो बच्चों को वो चीज़ें नहीं देनी है, बच्चों को घर की ही ऐसी चीज़ें देनी है जो उनके डाइजेशन के लिए ईज़ी हो और उनके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाए। बिस्किट्स वगैरह नहीं देना है बिकॉज़ यूजुअली हम 1 साल के बाद नॉर्मली मैंने देखा है कि ये बिस्किट्स वगैरह जो होता है जो वेफर्स वगैरह होता है, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को देना शुरू कर दें। मैगी, मैगी इज़ वन ऑफ द कॉमन थिंग्स जो आई हैव सीन कि काफ़ी सारे पेरेंट्स बच्चों को खिलाते हैं।
तो ये सारी मैदे की चीज़ें बच्चों को बिल्कुल भी देने की ज़रूरत नहीं है। हम जो भी सारी चीज़ें खा रहे हैं, घर की बनी हुई वही सारी चीज़ें देनी है। नो डाउट बिकॉज़ ये सारी चीज़ें हम बच्चों को एक बार इंट्रोड्यूस करवा देंगे ना, तो फिर उनको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। हम सब जानते हैं कि हम सबको भी जो भी ऐसी टेम्प्टिंग वाली चीज़ें हैं, वो डेफ़िनेटली कभी-कभी अच्छी लगती है। बट उसको एवरी डे के बेसिस पे कंज़्यूम करना इज़ नॉट गुड। तो एवरी डे बिस्किट्स कंज़्यूम करना, उनके नाश्ते के टाइम पे जो हम लोग बिस्किट्स वगैरह दे रहे हैं, तो आई थिंक सो उसको रिप्लेस कर सकते हैं हम जो हमारे नॉर्मल राइस फ्लेक्स होते हैं उनके साथ, या तो फिर जो मखानास वगैरह आते हैं उनके साथ हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। नॉर्मल जो मुरमुरे होते हैं उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आई थिंक सो हम लोग बच्चों को दे सकते हैं, बिकॉज ये अल्टीमेटली राइस ही है, राइट? या तो फिर मखाना भी इन अ वे हेल्दी चीज ही है, कुछ भी उसमें मैदा वगैरह नहीं जा रहा है। तो बिस्किट्स हमें अवॉइड करना है कि हम बच्चों को ना दें। तो ये चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज़ इसमें एज़ पेरेंट्स हमारा थोड़ा इनिशियली काम बढ़ जाएगा। स्पेसिफिकली फॉर मदर्स की जो उनका मील वगैरह प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा-सा काम बढ़ जाएगा, बट डेफिनिटली ये अर्ली प्रैक्टिसेज़ अगर हम लोग हेल्दी रखेंगे, अर्ली जो उनका डाइट है वो हेल्दी रखेंगे, तो लेटर एज में उनका हैबिट कल्टीवेशन तो हो रहा है, वो प्रॉपर ही होगा, बट साथ-साथ उनकी जो हेल्थ है, वो भी अच्छे से हम लोग मेंटेन कर पाएँगे, राइट? Okay, I think so. I've got another question. Mhm. ओके, तो जस्ट बिकॉज़ ओके, सो उनका क्वेश्चन ये है कि उनकी बेबी इज़ 4 मंथ एंड वो रात को अराउंड 1:30 2 o'clock को सोते हैं एंड देन मिल्क कंज़्यूम करके ही सोते हैं। उसके बावजूद अदरवाइज़ उनको सोने में थोड़ा-सा इश्यू होता है। तो आई थिंक सो ऐसी सिचुएशन में मैम हम क्या कर सकते हैं कि अभी तो डेफ़िनिटली बच्चा 4 साल का है, धीरे-धीरे अब हम उनकी हैबिट कल्टीवेट करना शुरू कर दें, उनका एक रूटीन स्पेसिफ़िक हम शुरू कर दें। जैसे कि रात को अगर उनको आप शाम के टाइम पे सुला रहे हो, या तो फिर डेफ़िनिटली अभी 4 महीने का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए ही सोएगा। बट अब हमें मेक श्योर करना है कि उनको सोने से पहले उनका पेट अगर भरा हुआ होगा प्रॉपर्ली, तो वापस उठेंगे नहीं। तो ये चीज़ मेंटेन कर सकते हैं। और डेफ़िनिटली बच्चे इनिशियली रात में 2-3 बार उठेंगे, 2-3 बार उनको कुछ ना कुछ चीज़ें कंज़्यूम करने का रहेगा। तो डेफ़िनिटली तब तो ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। बट अगर इफ इन केस 6 महीने के बाद भी अगर बच्चे आधी रात में उठ रहे हैं, तब हमें 6 महीने के बाद तो चलो डेफ़िनेटली फिर भी ब्रेस्ट मिल्क ही है। बट आफ्टर 1 ईयर अगर बच्चा रात को उठ रहा है, तब उसके साथ हम लोग जो हमने एनिमल मिल्क उनके लिए इंट्रोड्यूस करवाया, तो आई थिंक सो वो उनको हम कंज़्यूम करवा सकते हैं। उसके भी लिए हम हमें एक्सपेरिमेंट करना रहेगा फॉर श्योर। हम लोग बच्चे को फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि हमने पहले इतना इनटेक अगर बच्चों को दिया है मिल्क का, बट इतना वो बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं, और भी ज़्यादा चाहिए, तो थोड़ा-सा और बढ़ा के वापस उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे कि इतना चाहिए, कितना चाहिए। बच्चों को एक ही टाइम पे वो जब रात में सो रहे हैं, तो कितना इनटेक ऑफ मिल्क बच्चे कंज़्यूम कर रहे हैं। फिर उसके हिसाब से हम लोग आई थिंक सो हमारा रूटीन और मिल्क का पोर्शन दोनों चीज़ हम लोग सेट कर सकते हैं, राइट? तो डेफ़िनिटली बच्चों का अगर पेट भरा हुआ होगा, तो वो अच्छे से सो जाएँगे। तो ये चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। नाउ कमिंग अहेड, डाइट वगैरह की बात कर ली, बच्चों के जो भी प्रॉप्स वगैरह हमें यूज़ करना था, उनको जो क्रेडल्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, वो सारी चीज़ों की बात कर ली। अब बात करते हैं बाकी के जो भी हमारे मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके बारे में। जैसे कि डेफ़िनिटली इनिशियली तो बच्चा मदर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्ट में होता है, बट साथ-साथ में एज़ फादर्स, एज़ ग्रैंड-पेरेंट्स, एज़ सिबलिंग्स हम लोग क्या-क्या अलग-अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो डेफ़िनिटली चाइल्ड रेयरिंग इज़ अ टीम वर्क। सिर्फ़ और सिर्फ़ मदर ये चीज़ नहीं करेगी, सिर्फ़ और सिर्फ़ फादर ये चीज़ नहीं करेगा, या तो फिर कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो सारी चीज़ नहीं करेगा। बट दिस इज़ अ टीम वर्क। और जितना ज़्यादा प्रॉपर्ली हम एक टीम के अंदर काम करेंगे, उतना ही अच्छे से हम चाइल्ड को डेवलप कर पाएँगे। सो फादर्स की भी पर्टिकुलर ड्यूटी सेट कर दो। एक घर में ही अपना रूटीन है। हमारे घर के अलग-अलग रूल्स हैं कि भई फादर्स नो डाउट चलो मदर्स को जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रेगनेंसी उनको उनकी जॉब घर से करनी पड़ी या तो फिर छोड़नी पड़ गई है, तब पापा तो अभी शाम को आ गए, तो शाम के बाद पापा की ड्यूटी लगा दो, राइट? तो दिस इज़ हाउ आई थिंक सो हम पापा के साथ भी उनका अटैचमेंट कैसे बिल्ड ऑन करना है, ये सारी चीज़ें हम स्पेसिफिकली एक रूटीन की तरह सेट कर सकते हैं। एंड जितना ज़्यादा फादर्स, ग्रैंड-पेरेंट्स, सिबलिंग्स का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उतना ज़्यादा उनके साथ भी उनका डेवलपमेंट और उनका कनेक्शन बढ़ेगा। एंड फिर बच्चों की बहुत बार ऐसे कुछ-कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मदर्स अगर उनके आजू-बाजू नहीं है ना, तो फिर वो रोना शुरू कर देंगे, उनको मज़ा नहीं आएगा और उनको मम्मा ही चाहिए, मम्मा के अलावा उनको कोई नहीं चाहिए।
तो ऐसी सिचुएशन में जाने से बेटर है कि हम लोग बाकी सारे लोगों के साथ भी उनका अच्छे से कॉन्शियसली कनेक्शन बिल्ड ऑन करें। तो उसके लिए क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग आगे की सेशन में डीप में पूरा एक उसका पर्टिकुलर सेशन ही हम लोगों ने रखा है। तो उसमें बात करेंगे कि फादर्स हम लोग क्या-क्या कर सकते हैं एज़ फादर्स, एज़ ग्रैंड-पेरेंट्स ग्रैंड-पेरेंट्स के साथ मिलके क्या-क्या कर सकते हैं। एज़ पेरेंट्स एंड ग्रैंड-पेरेंट्स हमारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती है, ग्रैंड-पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती है। उनकी प्रैक्टिसेस अलग है, हमारी प्रैक्टिसेस अलग है। तो हम दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो उसको भी हम कैसे सॉल्व करें, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड दूसरा इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, अगर हमारा ऑलरेडी एक बच्चा है और ये दूसरा बच्चा है, तो हमारे पहले वाले बच्चे को हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा कि देखो अभी आपका एक छोटा-सा भाई या बहन आने वाला है, जिसको हमारी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज़ वो कुछ भी चीज़ें खुद से नहीं कर पाएँगे, राइट? उनको हमें ऑलवेज़ प्रेज़ेंट रहना पड़ेगा उनके साथ। तो पहले से ही हमें हमारे बड़े वाले बच्चों को ट्रेन करते जाना है कि देखो अभी आपके सिबलिंग आएँगे, तो उनके लिए हमें थोड़ा-सा टाइम फ्रेम ज़्यादा देना पड़ेगा। और शायद कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आपको हमारी ज़रूरत रहेगी बट हम आपके पास नहीं हो पाएँगे, तब के लिए हम वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, बट डेफिनिटली हमारे पास जभी भी टाइम होगा तब हम आपके साथ वो टाइम स्पेंड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों को प्रिपेयर करना इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। और उसके साथ-साथ ही हमें छोटे बच्चों को कैसे हैंडल करना है, वो भी हमें सिबलिंग्स को सिखाना है। बड़े भाई-बहन को वो भी सिखाना है क्योंकि एकदम छोटा-सा बेबी है, वो छोटे से बेबी के साथ हमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर हम उनके साथ खेल रहे हैं, तो उनको कैसे टच करना है, कैसे उनके साथ खेलना है। बिकॉज़ बहुत बार ऐसा हो जाता है ना कि बच्चे खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं और उनको नहीं मालूम कि मुझे कैसे खेलना है। इसलिए वो क्या करते हैं कि नॉर्मली अपने दोस्तों के साथ जैसे खेलते हैं, वैसे खेलना शुरू कर देते हैं। तब एज़ पेरेंट्स हमारा क्या रिएक्शन, "अरे! ऐसे मत करो, उसको लग जाएगा।" बट वो बच्चे को नहीं मालूम है कि ऐसा करने से बच्चे को लग जाए। तो पहले से ही हम उनको प्रिपेयर कर दें कि देखो ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको सिर्फ़ ऐसी-ऐसी चीज़ें ही बच्चों के साथ करनी है। बिकॉज़ अदरवाइज़ उनको लग सकता है, उनको ये हो सकता है बिकॉज़ वो बहुत छोटू से बच्चे हैं ना, तो ये चीज़ नहीं कर पाएँगे। तो इस हिसाब से हमें बच्चों को ट्रेन करना है पहले से ही सो दैट दोनों सिबलिंग के बीच का जो रिलेशनशिप है, वो भी अच्छे से बने और वो जो उन दोनों के बीच का कनेक्शन है, वो भी अच्छे से हम लोग बिल्ड ऑन कर पाएँ, राइट? तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। दिस इज़ हाउ आई थिंक सो वी कैन प्रिपेयर आवर सिबलिंग्स। अभी अ, अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन हैं, बट बिफोर वी ओपन दिस पोर्टल फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आप सबको पूछना है। उससे पहले मुझे एक एक्सपेरिमेंट आप सबको बताना है। एक डॉक्टर इमोटो करके एक रिसर्चर थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, 2 अलग-अलग बोल लिए और वो बोल में पानी रखा था और एक बोल को उन्होंने सब नेगेटिव चीज़ें बताई कि वी हेट यू, यू आर गुड फॉर नथिंग, आप कुछ भी चीज़ अच्छे से नहीं कर सकते हैं और अ, काफ़ी अलग-अलग ऐसी नेगेटिव चीज़ें उन्होंने वो बोल को बताया। वो पानी को उन्होंने बताया। फिर वो पानी को उन्होंने फ्रीज़ कर दिया। फिर दूसरी तरफ जो दूसरा वाला बोल था उसमें उन्होंने सब पॉज़िटिव चीज़ें बताई कि वी लव यू, वी आर थैंकफुल दैट यू आर हियर इन दिस लाइफ और रियली हम बहुत खुश हैं आप यहाँ पे हमारे साथ हो। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ टाइम स्पेंड करना और ऑल द पॉज़िटिव थिंग्स उन्होंने दूसरे वाले बोल को बताया। अब ये दोनों बोल को उन्होंने फ्रीज़ कर दिया और फिर वो जो पानी फ्रीज़ हो गया, उसका जो आइस बन गया, क्रिस्टल बन गया, उन्होंने फिर उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखा, तब माइक्रोस्कोपिक व्यू में ऐसे उसके क्रिस्टल्स दिखे। आप जैसे देख सकते हैं कि लेफ्ट तरफ की जो 2 पिक्चर्स है, जिसपे लव और थैंक यू जिन भी पानी को बोला गया था, उन पानी का जो क्रिस्टल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहा है। एक प्रॉपर अलाइनमेंट में है, उसके प्रॉपर शेप है, ब्यूटीफुल डिज़ाइन है। और दूसरी तरफ जिसको नेगेटिव चीज़ें बोली गई थी, जैसे यहाँ पे आई हेट यू, ये वाले पानी को बोला गया था, उसका आप देखो कि कैसा क्रिस्टल बना हुआ है। तो ये तो लाइफलेस थिंग है, पानी इज़ नॉट अ लिविंग थिंग। अगर पानी को ही हम लोग ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, उसका इसके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, तो जस्ट इमेजिन हम बच्चों के साथ जो भी अलग-अलग लैंग्वेज में, जो भी अलग-अलग वर्ड्स यूज़ करके बात करते हैं, तो बच्चे के ऊपर इसकी कितनी इम्पैक्ट होती होगी। बच्चों को हम लोग जो भी अलग-अलग छोटी से छोटी चीज़ के लिए अगर हम लोग डाँट रहे हैं, तो उसकी क्या इम्पैक्ट होती होगी बच्चों पे। हम लोग बच्चों को बोल देते हैं कि अच्छा ये नहीं करना है। एवरी डे बच्चा कितनी बार ना सुनता है, तो इतनी बार ना सुनने से उनके माइंड के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर क्या-क्या इम्पैक्ट होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आने वाले सेशन में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि बच्चों का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट तो हो चुका है, बट अब एज़ पेरेंट्स हम लोग एनवायरनमेंट के अंदर
क्या क्या अलग अलग चीजों का ध्यान रखना है एज पेरेंट्स, क्या क्या अलग अलग चीजें हम लोग एनवायरमेंट के अंदर रखें और किस तरीके से उनसे बातचीत करनी है, कब कौन से वर्ड्स हम लोग यूज करें तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर हो सकता है। तो ये सारी चीज हमें किस तरीके से यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सब हम लोग आने वाले सेशन में देखने वाले, विच इज ऑन नेक्स्ट सैटरडे। तो आई थिंक सो आपको व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी, बट मेरा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि आप सब ये एक वीक में सोचना कि हम बच्चों के साथ किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, कर रहे हैं, और हम खुद को एनालाइज करेंगे कि हम बच्चों के साथ कौन से वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज करें, कौन से इसमें से नेगेटिव है, कौन से पॉजिटिव है, बिकॉज नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स की बहुत 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 ज्यादा बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट होती है, राइट। तो यस, कंक्लूडिंग माय सेशन, दिस इज अ टीम वर्क, और जितना ज्यादा प्रॉपर्ली हम टीम वर्क में काम करेंगे उतना ज्यादा हम लोग अच्छे से बच्चों को डेवलप कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू पेरेंट्स।